नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि दर्पण और मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। खेती को मेन स्ट्रीम में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है और ऐसे कौन कौन से छिपे हुए क्षेत्र हैं जिनसे आपको आज के वक्त में ज्यादा फायदा हो सकता है। खेती की पुरानी पद्धतियों में कौन सी आधुनिक बदलाव, किस तरह, कब और कैसे करें, क्या क्या सावधानियां बरती जाए और किन चीजों पर ज्यादा फोकस रखा जाए, ऐसे तमाम तरह के सवालों का जवाब है कृषि दर्पण। गांवों पर अटल का ज्ञान, बढ़ते रहे देश के किसान। कृषि के पटल पर अन्नदाता की अटल। कृषि दर्पण। देश वाजपेयी को अब तक के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्रियों में से एक मानता है। आज उनका जन्मदिन है और देश के लिए उनके द्वारा किए गए कामों को हमेशा याद किया जाता है। खासतौर पर ग्रामीण भारत और किसानों के हितों में उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। अपने कार्यकाल में उन्होंने रूरल इंडिया के लिए कई ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए जिसने ग्रामीण भारत को नई ऊंचाई दी। उन्होंने रूरल इंडिया के लिए कई योजनाएं लॉन्च की, कई अभूतपूर्व फैसले की भी उन्होंने हामी भरी और वो एक युग दृष्टि राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ सच्चे किसान हितैषी भी थे। आज उनके जन्मदिन पर कृषि दर्पण की खास पेशकश देखिए। देश में अगर अटल बिहारी वाजपेयी जैसी शख्सियत न होती तो आज किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड न होता। किसान आसानी से एग्री इनपुट की खरीदारी में सक्षम न होता। ये अटल जी की ही देन है कि लगभग सभी किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड मौजूद है। आज उनका जन्मदिन है। भारतीय राजनीति का ये महापुरुष 25 दिसंबर 1924 को पैदा हुआ था। उनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। बालक का नाम उसके दादा श्यामलाल वाजपेयी ने अटल रखा था और इसी अटल ने पूरी दुनिया में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से ख्याति बटोरी। वो ऐसे इकलौते राजनेता थे जिन्हें आजादी से लेकर 2018 तक सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों से ही प्यार और सम्मान मिला। बारे में चिंता थी। वो अपने व्यक्तित्व से हारी हुई बाजी को भी जीत लेते थे। विषय अगर पेचीदा होता तो वो मुहावरों और कहावतों के जरिए उसे सरल बना देते थे। अगर कोई दुख दर्द होता तो उसे भी बड़ी सरलता से समझ लेते थे। और यही वजह थी कि वो किसानों के दर्द को समझते थे और उसे सुलझाने के लिए जीवन पर्यंत लगातार प्रयास करते रहे। वो एक युग दृष्टा राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ किसानों के सच्चे हितैषी भी थे। किसानों के हितों की रक्षा होना चाहिए। उन्होंने घोषणा की थी कि देश के सभी जिला में एक एक कृषि विज्ञान केंद्र होगा और उसी कार्यकाल में देश के कृषि मंत्री राजनाथ सिंह ने पिपरा कोठी के कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किया था। ये पिपरा कोठी का जो कृषि विज्ञान केंद्र है, ये अटल जी के सपनों का प्रगटीकरण है। इसका आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अटल जी के सरकार में जब किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था लागू हो रही थी तब रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय ने हाथ खड़े कर दिए थे। उस समय प्रधानमंत्री होने के साथ उनके पास कृषि मंत्रालय का भी चार्ज था। किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था जल्द लागू करने के लिए उन्होंने रिजर्व बैंक के अधिकारियों के साथ 10 बार बैठक की। रिजर्व बैंक के बार बार मना करने के बावजूद अटल जी अपनी बातों पर अड़े रहे और पूरी प्रक्रिया को समझाकर तत्काल प्रभाव से क्रेडिट कार्ड व्यवस्था की शुरुआत कर दी। आज के समय में नीति नियंता भी किसान हित में इस फैसले को बड़ा कदम मानते हैं। वाजपेयी जी के द्वारा लिया गया यह फैसला किसी ऐतिहासिक कदम से कम ना था।
इसके साथ ही किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जोखिम से बचाने के लिए पहली बार फसल बीमा योजना भी अटल जी के ही कार्यकाल में शुरू हुई थी, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के नाम से क्रियान्वित हो रही है। अटल जी ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने साल 1998-99 में गेहूं का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 19.6% बढ़ाकर इतिहास रच दिया था। किसानों के लिए मसीहा थे अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी जी ने किसान क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ किया। जैसे ही वाजपेयी जी ने किसान क्रेडिट कार्ड की आइडिया को सबसे पहले सुना तो उन्होंने बिना किसी सवाल जवाब के इसे लागू करने के लिए हामी भर दी। गांव, गरीब और किसान अटल बिहारी वाजपेयी जी की हमेशा से पहली प्राथमिकताओं में शामिल रहे। संसद के भीतर हो या बाहर, दोनों जगह इनकी पैरवी करने वाले वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ग्रामीण विकास और किसानों की समस्याओं को दूर करने वाली कई योजनाएं लागू की। गांवों को जोड़ने वाली PMGSY की पक्की सड़कों ने तो गांवों की तस्वीर बदल कर रख दी। किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य अटल बिहारी वाजपेयी 15 अगस्त 2003 को जब लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे थे, तब पहली बार उन्होंने ही किसानों की आय दोगुना करने की बात कही थी। हालांकि उनका यह लक्ष्य 2010 तक पूरा करने का था। अब मोदी सरकार भी इस प्रयास में लगी हुई है। कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाने को लेकर उनकी सरकार प्रतिबद्ध थी। मंडी कानून, कॉन्ट्रैक्ट खेती और उस जैविक खेती समर्थन मूल्य जैसी योजनाओं को शुरू कर अटल बिहारी वाजपेयी ने किसानों की मुश्किलें आसान कर दी। भारत के किसानों का ब्याज का बोझ कम करने का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। फसली ऋण का ब्याज पहली बार 18% से 9% करने का श्रेय वाजपेयी जी के हृदय में किसान प्रेम कितना था, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उनके वो बेबाक अंदाज और खेती और किसानों के लिए कहे जाने वाले शब्दों को सुनने के लिए किसानों का जमावड़ा लग जाता था। तो शक्कर खाते हैं, उनको भी खाने के लिए शक्कर मिलना चाहिए, लेकिन गुड़ का अच्छा भाव भी मिलना चाहिए। अटल जी 1999 से 2004 तक पीएम के साथ साथ रसायन एवं खाद्य मंत्री का पदभार संभाला और इस दौरान उन्होंने किसानों के लिए कई अहम निर्णय लिए। अंत्योदय अन्न योजना भी वाजपेयी के कार्यकाल में शुरू हुई थी। अटल जी में सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो जीवन के इस सत्य को बखूबी जानते थे। सत्य कभी एक तरफा नहीं होता। आप जो भी पक्ष रखते हैं वो उसका दूसरा पक्ष सहजता से सामने रख देते थे। जिस जैविक खेती को आज देश के किसान अपना रहे हैं, उसके पीछे भी वाजपेयी का हाथ है। इसके लिए उनके सरकार में अलग से नीति बनाई गई थी। वो चाहते थे कि किसान उपज को कीटनाशक के बिना ही उगाए। अटल जी ने गांवों को सड़क से जोड़ने का काम शुरू किया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने रामलीला मैदान में साल 1962 में दिया था। फिर जब हमने पोखरण में पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया तो अटल जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया, जिससे कि देश के लोग इस मंत्र पर चलकर अपने हर सपने को पूरा कर सकें। अटल जी का मानना था कि किसानों को सारी जानकारी टेलीविजन के माध्यम से भी मिले और किसान ज्यादा से ज्यादा सीखे। इसलिए उन्होंने किसान चैनल का सपना देखा था। उस समय तो ये हो ना सका, लेकिन बाद में केंद्र की मोदी सरकार ने किसान चैनल प्रसारण शुरू करवाया। उनके सपने को साकार करने के लिए जी मीडिया भी लगातार प्रयासरत है। हम अपने कृषि प्रोग्राम कृषि क्रांति के जरिए किसानों को नई तकनीक और कृषि की अहम जानकारियों से लगातार
अवगत करवाते रहे हैं। जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है, इसको न केवल बरकरार रखने की जरूरत है, बल्कि इसको बढ़ाने की भी आवश्यकता है। देश वाजपेयी को अब तक के सबसे बेहतर प्रधानमंत्रियों में से एक मानता है और देश के लिए उनके द्वारा किए गए कामों को हमेशा याद करता है। खास तौर पर ग्रामीण भारत में किसानों के विकास में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अटल बिहारी वाजपेयी की इन योजनाओं ने बदल दी थी देश, किसानों और गांवों की तस्वीर। आज भी इन पर होता है हर भारतीय किसान को गर्व। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर बानी। जी हां, यह कहावत बहुत पुरानी है और ऐसे में हमारा देश विविधताओं से भरा है। ये कहावत इसको चरितार्थ करती है। इसमें खेती किसानी के लिए किसी खास मॉडल को ही आप सबसे बढ़िया नहीं मान सकते, बल्कि बदलती हुई भूमि की जरूरतों और वहां के वातावरण के अनुरूप खेती का तरीका बदल जाएगा। जैसे राजस्थान के लिए कई इलाके ऐसे हैं जहां कई बार गंदा पानी या नमक की ज्यादा मात्रा वाला पानी हो, तो ड्रिप जैसे मॉडर्न सिस्टम भी वहां पर नहीं चलेंगे और आपको दूसरा विकल्प देखना होगा। हालांकि इसके अलावा भी अगर आप किसी तरह की मैकेनिकल या केमिकल की अपेक्षा नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो आपकी प्राकृतिक खेती कई मायनों में खास होगी, उपज की क्वालिटी भी ज्यादा स्वस्थ होगी। कृषि दर्पण में आज ऐसे ही नेचुरल फार्मिंग का एक मॉडल आपको दिखाते हैं। खेती की आधुनिक सिंचाई पद्धतियों में ड्रिप टेक्नोलॉजी का एक खास स्थान है। लेकिन आज के दौर में अगर कोई किसान ड्रिप को न सिर्फ गैर जरूरी बताए, बल्कि अपना ड्रिप सिस्टम उखाड़कर हटा चुका हो और उसके बिना भी उसकी बागवानी न सिर्फ लहलहा रही हो, बल्कि पिछले 11 सालों से अच्छी फलत भी दे रही हो, तो आप हैरान ना हो जाएंगे। मैं ड्रिप के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि बिना ड्रिप के उससे बेहतर रिजल्ट मिल सकता है, तो ड्रिप की क्या जरूरत है। बीच में एक पौधे के दूसरे पौधे के बीच में 15 फुट की दूरी है और उसमें सिर्फ 1.5 या 2 फुट की एक नाली या एक खाला या एक वाटर चैनल बनाता हूँ। वो भी ट्रैक्टर से बनाता हूँ और उसी से पानी देता हूँ। और 2000 आपके सामने जितने पेड़ आपने देखे, ये सारे 2007 में लगे हुए हैं, आज 2018 है और उतने ही फल देता है जितना लोग 100% इरिगेशन करके देते हैं। जाखड़ जी की ये बातें चौंकाने वाली जरूर हैं, पर इसके पीछे का विज्ञान समझिए तो आपकी हैरानी जाती रहेगी। दरअसल भारत जिस तरह विविधताओं का देश है, इसमें लोगों के रहन सहन और खान पान में बहुत ज्यादा बदलाव के साथ ही खेती किसानी में भी आपको बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। सबकी अपनी विधि, अपना तरीका है। खेती और खेती की क्रियाओं के लिए एक स्तरीय वैज्ञानिक तरीका होने के बावजूद कई किसान जो प्रयोगवादी होते हैं, वो पुरानी कई अलग अलग तरह की विधियों को आज के परिप्रेक्ष्य में अपने ढंग से इस्तेमाल कर इसका लाभ उठा रहे हैं। और ऐसे ही एक प्रगतिशील प्रयोगवादी किसान हैं कृष्ण कुमार जाखड़। जाखड़ जी गंगानगर के हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले हैं, जहां पानी की समस्या है। 2007 में जब उन्होंने अपने 10 एकड़ खेतों में किन्नू का बड़ा बाग लगाया, तो ड्रिप इरिगेशन का पूरा सिस्टम लगवाया था, पावर सप्लाई की व्यवस्था की थी। लेकिन हर दूसरे तीसरे महीने पानी गंदा आने के कारण ड्रिप सिस्टम चौक कर जाता था। थक हार कर उन्होंने ड्रिप सिस्टम उखाड़ दिया और अपने किन्नू के बगीचे के लिए प्राकृतिक संसाधनों का रुख किया। अब वो वी आकार के चैनल या नाली के जरिए साल में बस 6-8 बार पानी लगाते हैं। चूंकि जरूरत भर पानी सीधे पौधों को मिलता है, तो खरपतवार भी नहीं उगते, इसलिए साल में बस 2 बार बागों की जुताई करवाते हैं। इससे डीजल, पावर, पानी, लेबर सबकी बचत हो जाती है, जबकि सिस्टम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ा। किन्नू की प्रति एकड़ फलत जो पहले 15 टन उन्हें मिलती थी, वो आज भी उतनी ही मिल रही है। बारिश के टाइम में एक बार फल टूटने के बाद 2 ही बार जुताई करता हूं, बाकी हर 10 दिन बाद या हर इरिगेशन के बाद कोई जुताई नहीं। साल में 6, 7, 8 पानी लगाता हूं और
जुताई जो है सिर्फ साल में 2 बार करता हूं, एक बारिश के बाद और एक फल टूटने के बाद। इसमें यूं समझो कि कितने पानी की बचत हुई, कितना डीजल बचा, कितनी लेबर बची। दरअसल जाखड़ जी की बागवानी का जो मॉडल है वो नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती जैसी है, जिसे जीरो बजट फार्मिंग यानी शून्य लागत कृषि भी कहते हैं। इसमें प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से खेती या बागवानी की जाती है। ज्यादा मैकेनिकल या किसी तरह के केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। सिर्फ सिंचाई की बात ही नहीं है। जाखड़ जी ये कहते हैं कि पौधों को उचित दूरी पर लगाएं, जैसे उन्होंने किन्नू को 15 फीट की दूरी पर लगाया है। साथ ही थाला लगाकर पानी या खाद देने से बेहतर है उसे कुछ दूरी पर दें। इससे पौधों की जड़ें दूर तक फैलेंगी, पौधा ज्यादा मजबूत होगा, ज्यादा डालियां, पत्तियां और फूल बनेंगे तो ज्यादा फल मिलेंगे। पानी के लिए बनाई गई नाली के किनारे ही आप चना, मटर, बेल वाली सब्जियों जैसी खेती भी कर सकते हैं। इन पौधों को अलग से पानी या खाद देने की जरूरत नहीं पड़ती। इनसे उपज प्राप्त कर पौधों को यही मिट्टी में मिला दें तो इनसे जैविक खाद भी आपको प्राकृतिक तौर पर मिल जाएगी। इसके लिए पैसे खर्च नहीं करने होंगे। पूरे बागान में पानी नहीं फैलेगा तो खरपतवार और कीट रोग भी नियंत्रित रहेंगे। वो बताते हैं कि बगल के खेतों में खुरपी लगाएं तो भी सख्त और सूखी मिट्टी मिलेगी, जबकि उनके खेतों में आप उंगली डालकर भी नमी का एहसास कर सकते हैं। जबकि वो खरपतवार हटाने के लिए मैनुअल, मैकेनिकल या ट्रैक्टर किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करते। दूसरे पेड़ से इसके पत्तों का साइज 1.5 या दुगना है। उसका कारण यह है कि पौधा दूर जाके पानी लेने की चेष्टा करता है। दूध खाद और खुराक लेने की चेष्टा नाली तक आता है। जब नाली तक पेड़ जड़ें आएंगी बारीक, जब जड़ें दूर तक जाएंगी तो पौधा जो है इनटेक बढ़ जाएगा। जब इनटेक बढ़ जाएगा तो पौधा ग्रोथ ज्यादा करेगा। मैं साल में 2 ही बार जुताई करता हूं। जमीन उससे ज्यादा नरम है, जुताई कम है। सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण के प्राकृतिक उपाय अपनाने के बाद जाखड़ जी खाद की उपलब्धता और कीट रोगों से निपटने के लिए भी नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उनका कहना है कि 30 एकड़ खेतों के लिए एक देसी गाय काफी है। गाय दूध ना दे रही हो तो भी कोई बात नहीं, वो जंगल में चरेगी तो उसका गोबर और गौमूत्र ज्यादा लाभदायक होगा। दरअसल जाखड़ जी इससे जीवामृत तैयार करते हैं, जो खाद के साथ ही कीटनाशक के तौर पर भी काम आता है। इसके लिए उन्होंने बाजाबता अपने घर के पास एक पक्का यूनिट लगा रखा है। उनसे जानिए जीवामृत बनाने की विधि। जीवामृत बनाने की विधि है 10 किलो देसी गाय का ताजा गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 2 किलो या 1 किलो गुड़ काला और 1 किलो या 2 किलो बेसन या कोई भी दलहन का आटा और 100-200 ग्राम बड़ और पीपल के नीचे की मिट्टी और 200 लीटर पानी और 4-5 दिन सुबह शाम छाया में रख के इसे डंडे से घुमाना है। और ये जीवामृत जब तैयार हो जाएगा तो ये 1 एकड़ के लिए, लेकिन इसे अगर 1 एकड़ में 200 के बजाय 400 भी देंगे नुकसान नहीं होगा। जाखड़ जी बताते हैं कि पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए फल तोड़ने के कुछ समय बाद उनकी प्रूनिंग जरूरी है, यानी सूखी और खराब हो चुकी डालियों को काटना चाहिए। पेड़ों के ऊपरी सिरे को काटें, जिससे सूर्य की रोशनी अंदर तक आएगी और पौधों का पूरा विकास होने के साथ ही कीट रोगों से उनकी रक्षा भी होगी। फिर भी कीट रोगों से रक्षा के लिए जाखड़ जी किसी तरह की केमिकल दवा का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि पूरी तरह प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। वो 10 पर्णी अर्क भी तैयार करते हैं और अग्निहोत्री की राख या अर्क बनाकर भी इसका जीवामृत के साथ उपयोग करते हैं। ये सब वो खुद अपनी देखरेख में घर के पास ही तैयार करवाते हैं। दूसरा है हर पानी के साथ जीवामृत डालना है और फिर जीवामृत की स्प्रे करनी है हर 10 दिन बाद। और अगर आपको कोई भी कीट की परेशानी नजर आए, व्हाइट फ्लाई लगे या कोई सकिंग पेस्ट आपको नजर आए, तो आप अग्निहोत्र की राख भी ले सकते हैं। अग्निस्त्र, ब्रह्मस्त्र और सप्तपर्णी अर्क
भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जीवामृत के साथ मिला के भी अब किया जा सकता है। इस तरह कृष्ण कुमार जाखड़ ने नेचुरल फार्मिंग का जीरो बजट वाला मॉडल अपनाया है और अपने अनुभव के आधार पर वो और दूसरे किसानों से अपील कर रहे हैं कि वो केमिकल या यांत्रिक विधियों की जगह प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल करें तो खेती के हर मोर्चे पर कम लागत में क्वालिटी वाली बम्पर फलत पाएंगे। इससे उपभोक्ताओं को प्राकृतिक तरीके से उपजाए गए स्वस्थ अनाज, फल और सब्जियां मिलेंगी। कृषि दर्पण, जी मीडिया। फिलहाल कृषि दर्पण में वक्त एक ब्रेक का हुआ है, आप कहीं मत जाएगा, तुरंत लौट कर आते हैं। फलों के राजा आम की बागवानी अपने देश में बड़े पैमाने पर की जाती है और इसकी खेती खासतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात में व्यापक स्तर पर होती है। अभी दक्षिण के राज्यों में कुछ समय बाद ही आम के पेड़ों पर बौर दिखेंगे और फरवरी के महीने में उत्तर भारत में भी ये एक तरह से कहा जाए कि बौर दिखने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और इसी समय आम के बाग में कुछ हानिकारक कीटों के प्रकोप की आशंका सबसे ज्यादा होती है और इन पर वक्त रहते नियंत्रण करना जरूरी भी है, नहीं तो आम की फसल को भारी नुकसान होता है और इसीलिए जरूरी है कि समय रहते इन हानिकारक कीटों की पहचान कर कीटनाशक या अन्य विधियों से इससे निपटा जाए। देखिए इसके बचाव के क्या क्या तरीके हैं। इस समय आम के बागों में कीट प्रकोप के कारण काफी नुकसान होता है, इसलिए जरूरी है कि आम बाग में लगने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण किया जाए, अन्यथा इन हानिकारक कीटों के कारण आम की उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो किसान भाइयों, आम के बाग में कौन कौन कीट और रोग प्रकोप होते हैं, उसका नियंत्रण तरीका क्या है, आइए जानते हैं इस प्रस्तुति के माध्यम से। किसान भाइयों, कीटनाशक के बहुत अधिक प्रयोग से निपटने का अव्वल तरीका ये है कि सही समय पर ही कीट की पहचान कर कीटनाशक या अन्य विधियों से उससे निपटा जाए। कीट की समस्या गंभीर होने और फिर कीटनाशक के भीषण छिड़काव से बचा जाए। तो किसान भाइयों, आइए जानते हैं इसमें लगने वाले हानिकारक कीटों के बारे में। दीमक सफेद, चमकीले एवं मिट्टी के अंदर रहने वाले कीट हैं। ये जड़ को खाते हैं, उसके बाद सुरंग बनाकर ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। ये तने के ऊपर कीचड़ का जमाव करके अपने आप को सुरक्षित करता है। नियंत्रण का तरीका, तने के ऊपर से कीचड़ के जमाव को हटाना चाहिए। तने के ऊपर 1.5% मेलाथियान का छिड़काव करें। दीमक से छुटकारा मिलने के 2 महीने बाद पेड़ के तने को मोनोक्रोटोफास 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से मिट्टी पर छिड़काव करें। 10 ग्राम प्रति लीटर बिवेरिया बेसियाना का घोल बनाकर छिड़काव करें। फुदका या भुनगा कीट, ये कीट आम की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इस कीट के लार्वा और वयस्क कीट कोमल पत्तियों और पुष्प क्रमों का रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं। इसका प्रकोप जनवरी-फरवरी से शुरू हो जाता है। रोकथाम, इस कीट से बचने के लिए बिवेरिया बेसियाना फफूंद के 0.5% घोल का छिड़काव करें। नीम तेल 3000 ppm प्रति 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर घोल का छिड़काव करके भी निजात पाया जा सकता है। इसके अलावा कार्बोरिल
0.2% या क्विनोल पास 0.063% का घोल बनाकर छिड़काव करने से भी राहत मिल जाएगी। गाल मिर्च, इनके लार्वा बौर के डंठल, पत्तियों, फूलों और छोटे छोटे फलों के अंदर रहकर नुकसान पहुंचाते हैं। इनके प्रभाव से फूल एवं फल नहीं लगते। फलों पर प्रभाव होने पर फल गिर जाते हैं। इनके लार्वा सफेद रंग के होते हैं जो पूर्ण विकसित होने पर भूमि में प्यूपा या कोसा में बदल जाते हैं। रोकथाम, इनके रोकथाम के लिए गर्मियों में गहरी जुताई करना चाहिए। रासायनिक दवा 0.05% फास्वामिडान का छिड़काव बौर घटने की स्थिति में करना चाहिए। कृषि दर्पण में आज फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।